स्वागत आपका इंडिया टीवी के स्टूडियो में। इशिता, सबसे पहले तो आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्या आपने अब्सॉर्ब कर ली अपनी सफलता? यस, इट्स स्टिल सिंकिंग इन, धीरे धीरे अब्सॉर्ब हो रहा है, इतने लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, सो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। इशिता, सभी लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कामयाबी कैसे हासिल की, इसके लिए आपने कितनी मेहनत की, कितनी बार सफल हुई, फिर सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपके लक्ष्य में हमेशा से यही था कि आप एक आईएएस बनना चाहती हैं? ग्रोइंग अप इन एक एयरफोर्स फैमिली के माहौल में बड़ी हुई थी, तो वहाँ पे हमेशा था कि एक सेंस ऑफ ड्यूटी थी। हमेशा सुनती थी माय फादर इज सर्विंग द कंट्री, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं लगती थी। लेकिन जैसे मैं बड़ी हुई मैंने और अपॉर्चुनिटीज ट्राई की। मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी 2 साल काम किया। इशिता, मैं आपकी बात को यहीं पे रोक रही हूँ। मेरे ख्याल आपको दर्शकों को बताना चाहिए आप एयरफोर्स एनवायरनमेंट में क्यों रही, आपके पिता के बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए हमारे दर्शकों को, जो कि एक विंग कमांडर रही हैं। जी बताएं इशिता, अपने पिता के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, मेरे पिता विंग कमांडर रहे हैं एयरफोर्स में, एंड जैसा डिसिप्लिन आर्म्ड फोर्सेस लाइफ में रहता है, तो उसी एनवायरनमेंट को देख के किस तरीके से हर काम पूरे डिसिप्लिन और एक्सेलेंस के साथ करना चाहिए मैंने सीखा। तो आई थिंक वो बहुत हेल्प करता है एक यूपीएससी की जर्नी में, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि हम एक लेवल ऑफ एक्सेलेंस और एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड को अचीव करना चाहें, तो उसमें बहुत मदद हुई। तुम फिर गए हैं एंड क्वेश्चंस की एक कॉम्प्रिहेंशन स्किल चाहिए होती है, 4-5 चीज़ें मिला के पूछ रहे होते हैं, इसलिए समझकर याद करना ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी है। तो समझकर, ऑफ कोर्स वो ब्रेन कैपेसिटी चाहिए होती है कि आप इतनी चीज़ें एक साथ याद रख सकें, लेकिन उसको समझकर एक लॉजिकल फ्लो रहे, एक लॉजिकल सीक्वेंस रहे, ऐसे ब्लाइंडली भी रटना नहीं चाहिए। आपसे पहले कुछ और टॉपर्स से मेरी बातचीत हो रही थी, कनिका, लघिमा, कृतिका, स्वाति, इन्होंने भी टॉप 25 में जगह बनाई है। उनसे जब मैंने ये पूछा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट, आपके लिए क्या पढ़ना इम्पोर्टेंट है या क्या छोड़ना उतना ही इम्पोर्टेंट? आई थिंक अगर आप जर्नी शुरू कर रहे हैं तो बस पढ़ते चले जाइए। ट्राई टू बी इन दैट अब्जॉर्बिंग मोड कि अभी ठीक है, जो जो नॉलेज आ रही है मैं पढ़ते चली जाऊंगी। जब एक बेस लेवल बन जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर ध्यान रखिए कि क्या क्या छोड़ना भी ज़रूरी है। हर चीज़ पे कैसे प्रपोर्शनेट हमें वेटेज देना है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। एक और सवाल जो है मेरे साथियों ने आपके लिए भिजवाया है, वो ये कह रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत अच्छी रही हैं। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, ओवरऑल डेवलपमेंट आपका हुआ है, इस पर आपने बड़ा फोकस किया है, तो इसके बारे में भी आप बताएं कि ये एक तो बेहतरीन खिलाड़ी रहना, ऑलराउंड प्रदर्शन करना, स्पोर्ट्स एग्जाम की तैयारी में, मतलब जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो स्पोर्ट्स का क्या रोल रहता है? जी, स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल लाइफ में ही रहता है। इतनी चीज़ें हम सीख लेते हैं, हार जीत इतनी नॉर्मल हो जाती है, चैलेंजेस इतने नॉर्मल हो जाते हैं। एक जो टीम बॉन्डिंग का स्पिरिट रहता है कि सबको साथ चलना है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है लाइफ के किसी भी क्षेत्र में। तो स्पोर्ट्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड जबकि मेरा 2 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद भी हिम्मत रखना कि रैंक 1 का सपना देखना, उस सपने देखने की हिम्मत मुझे स्पोर्ट्स से मिली है। अच्छा, आपने रैंक 1 जो है ये ध्येय बनाया था कि आपको नंबर 1 आना है? आई थिंक आप किसी भी फील्ड में जाएं तो आप उसके टॉप के बारे में ही सोचते हैं कि अच्छा, हु इज़ द बेस्ट इन दिस फील्ड, एंड उन्होंने क्या किया, रैंक 1 कैसा होता है, जो आइडियल कैंडिडेट है, जो गोल्डन कैंडिडेट है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो कैसा होता है। तो मैंने हमेशा रैंक 1 को बहुत एनालाइज किया है कि ये लोग कैसे होते हैं, और उससे थोड़ी मुझे डायरेक्शन भी मिली है। आपने अपना कोई रोल मॉडल बनाया था? जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत लोग हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ अलग अलग फील्ड्स में, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम माय ग्रैंडफादर, माय मदर, शी इज़ सो वर्सेटाइल। तो बहुत लोगों ने इंस्पायर किया है अलग अलग फील्ड्स में। अच्छा, जब इंटरव्यू देने के लिए आप बैठते हैं, देखिए एग्जामिनेशन में शीट पर लिखना आप टोटली कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, आपको पता है आपको इस सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है, या कैसे आपने इलैबोरेट करना है, या वहां पर आप फुल्ली आप अपने ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो जो मैंने भी महसूस किया है, जो अलग अलग एस्पिरेंट्स से मैं बात करती हूँ, तो कहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, सवालों को सुनना, फिर उसका क्या जवाब देना है, और दूसरा एक एक इंटरव्यूअर उस वक्त जो आपके सामने बैठा होता है, कई बार वो आपको नर्वस भी कर देता है।
सो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इसमें, आप बताएं थोड़ा। जी, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत कॉर्डियल रहा था, बहुत वेलकमिंग लगा था मुझे। जब मैं रूम में एंटर की तभी उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया। उन्होंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल टू नो एवरीथिंग, सो इफ़ यू डोंट नो समथिंग ऑनेस्टली बता दें क्या नहीं पता है। तो मुझे ये अप्रोच बहुत अच्छा लगा था, जैसे उन्होंने कंफर्ट किया। और क्वेश्चंस बहुत कॉन्वर्सेशनल थे, हमारे आसपास जो नॉर्मल चीज़ें चल रही होती हैं उन्हीं के बारे में उन्होंने सवाल पूछे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आप ये कह देते हैं कि मुझे फलां चीज नहीं पता है या फलां चीज में मेरी महारत उतनी नहीं है, तो क्या ये आपके वीक साइड को नहीं दिखाता है? जी बिल्कुल नहीं, ये आपकी ऑनेस्टी दिखाता है कि ये भी जानना कि मुझे क्या नहीं पता है, ये बहुत एक इंटेलिजेंस का साइन है दैट आई हैव द इंटेलिजेंस टू नो व्हाट आई डोंट नो एंड टू कॉन्फिडेंटली से इट। आप इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बता रही थी। जी, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत कॉर्डियल था। उन्होंने नॉर्मल इश्यूज पे चर्चा की, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा, इंडिया चाइना रिलेशंस, क्योंकि मैं इंडो चाइना डेलीगेट भी रह चुकी हूँ। उन्होंने मेरे विजिट के बारे में पूछा कि आपको चाइना कैसा लगा। तो बस इन्हीं स्पोर्ट्स के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था। कोई ऐसा सवाल जो बहुत ही ट्रिकी आपको लगा हो, या जिसका जवाब देते हुए कोई ऐसा प्रश्न आपको बड़ा अच्छा लगा हो कि ये तो हाँ बिल्कुल मेरे मतलब का सवाल है, आई वॉन्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन? जी बिल्कुल, उन्होंने पूछा था कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब कब बनेगा। हम हमेशा ये एक सपना देखते हैं और मैं एक इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट रही हूँ, तो उन्होंने पूछा आपकी क्या राय है कमिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। तो ये इस पे भी मैंने कहा था कि आवर टाइम हैज़ कम and India is a growing economy. We have overtaken UK also now, so the limelight is on us. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर पूछा था कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो अभिषेक मिश्रा एक व्यक्ति उन्होंने बोला कि नई जनरेशन तो मोबाइल से चिपकी रहती है। आई एम श्योर यू आर ऑल्सो अमंगस्ट अस, आप भी नई जनरेशन हैं, मोबाइल का इस्तेमाल आप भी करती हैं। तो ये यूपीएससी एग्जाम की तैयारी में इस मोबाइल को अपने से दूर रखना कितना बड़ा चैलेंज है, और क्या आप दूर रख पाई? जी, मैंने अपने पास रखना उसको आसान कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग ऐप्स होते हैं, मैं उनसे दूर रहती थी। बट एक मिनिमम प्रेजेंस मेंटेन किया सोशल मीडिया पे, ताकि फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहूं। आप सोशल मीडिया पर हैं? जी, मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं, अभी मैंने कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं बनाया। एंड आपके द्वारा मैं ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि जितने लोग फेक अकाउंट बना रहे हैं उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। एंड फॉलोअर्स को भी मैं ये जागरूक करना चाहूँगी कि जिम्मेदारी से फॉलो करें, ये अकाउंट्स मेरे नहीं हैं। एंड जब मैं एक ऑफिशियल अकाउंट बनाऊंगी मैं ज़रूर अनाउंस करूँगी। इसका मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया पर रहीं, कहने का मतलब आप इंस्टाग्राम पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं आप? हाँ, पर एक्टिव आप एक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये कि देश दुनिया की जानकारी आप पूरी रख रही थी, लेकिन उतना ही समय दे रही थी जितना आपके लिए जरूरी है। जी बिल्कुल, वो एक संतुलन बना के रखना जरूरी है। अच्छा, मुझे इशिता एक बात बताएं कि जो ये कामयाबी और नाकामयाबी होती है, जैसे कि हमने शुरुआत में भी बात की, बड़ी एक बारीक सी रेखा है, मेहनत सभी करते हैं, तो क्या कुछ लक फैक्टर भी होता है कि कुछ कामयाब हो पाते हैं इतनी तैयारी के बाद और कुछ नाकामयाब रह जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये सिंसियरली बिलीव करती हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत मेहनत की थी एंड बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स अभी भी हैं। आई थिंक द पूल ऑफ एस्पिरेंट्स दैट अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन इज़ वेरी गुड, द काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड नॉलेज दे हैव। तो कहीं ना कहीं लक फैक्टर होता ही है, वो हमें मानना पड़ेगा। हमारी मेहनत तो हम करते ही हैं, उम्मीद हम सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं a lot of things have to go right. बहुत सारी चीज़ें सही समय पर, सही टाइम पर हो जानी चाहिए। वो राइट टाइमिंग, वो राइट किक, वो क्या है? आपकी स्ट्रगल का राइट किक क्या है? Do you have the courage to make 8 lakhs a month, which is 1 crore a year? See, many people राइट किक यही था कि जब मैंने खुद से सोचा कि मेरा लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए, अगर मैं एक करियर डिसीजन ले रही हूँ तो अगले 3 डेकेड्स के लिए मैं किस टाइप का एक करियर बिल्डअप करना चाहती हूँ। तो जब मैंने ये सोचा एंड अपने आप को ये वक्त दिया, इसलिए मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आप भी अपने यूथ में सोचें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप पैशनेट हैं, व्हाट ड्राइव्स यू। सिविल सर्विसेज एंड द आइडिया ऑफ पब्लिक सर्विस ड्रोव मी and I took that risk and I left my job and I worked hard for it.
आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पहले तो अपने आप को ही शायद इवैल्यूएट करना होता है, अपने आप को ही जानना होता है, और उसके बाद फिर आप ये जान पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और किसमें आप सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बार हमने एक बात देखी है कि जो महिलाएं हैं उनमें भी सक्सेस रेट बढ़ता जा रहा है यूपीएससी रिजल्ट्स में। पिछली बार के मुकाबले इस बार और शानदार है, 34% महिलाएं कामयाब हुई हैं। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो इसमें आप देख रही हैं? बिल्कुल, पहले 4 पद पे महिलाएं हैं, मुझे पता चला है, एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बारे में। एंड ये एक नया दौर आ रहा है जहां महिलाओं को मौका दिया जा रहा है। टैलेंटेड तो वो हमेशा से ही थी, बस अभी उन्हें मौका दिया जा रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे एकेडमिक्स हो, वहाँ मेडल्स आ रहे हैं, यहाँ रैंक्स आ रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। एंड आई होप और भी महिलाएं इससे इनकरेज हों एंड वो भी ये एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें या अपने पैशन के लिए तैयारी करें। जब आप कई सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस सुनती होंगी, जब आपने भी अपनी तैयारी की होगी, एक बहुत बड़ा विषय है, बार बार जेंडर पैरिटी के ऊपर चर्चा होती है, इक्वल वेजेस की चर्चा होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की चर्चा होती है। इसमें आप अभी ये यूपीएससी के रिजल्ट को भी आप कंसिडर करते हुए कहिएगा, क्या अब एक रोल मॉडल की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, अपने जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है जेंडर इक्वालिटी। एंड जेंडर इक्वालिटी में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देख लीजिए, हमारे पंचायत सिस्टम को देख लीजिए, कैसे महिलाएं अब पब्लिक स्फेयर में आ रही हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रख रही हैं। एंड ये भी देखा जा रहा है उनका पॉइंट ऑफ व्यू कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा वेल थॉट है, एंड इन्हें बस मौका देने की देरी है। मेरे हिसाब से वो हमेशा अच्छा ही करेंगी। आप अपने आसपास जो माहौल देखते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे परिवार से आए जहां पर एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, आप भी खुद शुरू से ब्रिलियंट रही हैं, एक अच्छी स्टूडेंट रही हैं, लेकिन एक अच्छा माहौल होना, परिवार का सपोर्ट होना और सोसाइटल सपोर्ट भी आपको मिले, जहां पर इस बात का कोई दबाव ना हो कि आप क्यों केवल अपनी पढ़ाई, आप अपनी क्यों केवल जॉब या केवल करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बाय नॉट यू आर थिंकिंग अबाउट फैमिली। तो इस चीज़ में आप चूंकि एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से आती हैं, तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि आपने आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो डिप्राइव्ड हैं, उन्हें ये सोचने का मौका नहीं मिलता, जो घर वाले तय कर देते हैं उसी तरफ वो आगे बढ़ती हैं। आपको लगता है इसमें भी अब बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और सोसाइटी की भी अपनी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है? जी बिल्कुल, एंड वो एक माहौल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे माता और पिता दोनों ने ही बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। उनके माता पिता ने इस चीज़ पे बहुत ज़ोर डाला था, इसलिए मेरे और मेरे भाई के भी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया गया है। और हमेशा मेरी मम्मा ने कहा है, बेटा आप बस पढ़ाई करो, बाकी चीज़ों की टेंशन मत लो, क्योंकि एक उम्र होती है जब हमें अपने करियर और अपने आप को सेट करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड ये हमारा यूथ ही होता है जब हम एक मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो कुछ साल ज़िंदगी के अहम होते हैं जब आपको मेहनत करनी चाहिए और अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटियों को वो मौका दें, वो थोड़ा सा स्पेस दें कि वो अपने बारे में सोच पाएँ, वो क्या करना चाहती हैं, उनकी स्किल्स कहाँ बेस्ट हैं, उनको वो मौका दें। वो डेफिनेटली आपकी फैमिली को प्राउड करेंगी और आपको बहुत खुशी होगी। अच्छा, ये स्पेस तो आपको परिवार और सोसाइटी दे चुका है और इसलिए आपने टॉप किया, लेकिन आपने अपने परिवार को कितना स्पेस दिया, कितना टाइम दिया, अपने फ्रेंड्स को कितना टाइम दिया? जी बिल्कुल, यूपीएससी की परीक्षा जैसे मेरे पूरे परिवार की ही चल रही थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी एंड मेरा भाई भी, तो हमारी आउटिंग्स, ट्रिप्स वगैरह कुछ तो कर्टेल होता है कि नहीं, बेटी को ध्यान देना है पढ़ाई पे, नहीं आज हम यहाँ नहीं आ सकते, तो सोशल एंगेजमेंट्स कम होते हैं। लेकिन जब वो एग्ज़ाम का फेज़ नहीं है, जब आपका वो लीन फेज़ है, उसमें आप ट्राई करें कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें। मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, एंड मैंने ये इंश्योर किया है कि अगर उनकी शादी है या कुछ कज़न्स की वेडिंग है या कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं उसे ज़रूर अटेंड करूं, क्योंकि हैविंग योर ओन सोशल सर्कल एंड अपना एक कम्युनिटी होना आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगले 5 साल अपने आप को कहाँ देख रही हैं, कैसे देख रही हैं? आपने एक बड़ी चुनौती तो क्लियर कर ली है, लेकिन अब यहाँ से तो चुनौतियाँ शुरू होंगी, काम शुरू होगा। जी बिल्कुल, बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाएंगी अब, एंड मैं बस यही सोचती हूँ कि मैं अच्छे से इन जिम्मेदारियों को पूरा कर पाऊँ।
आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ कि वाई डिड यू स्टार्ट, आपने शुरू क्यों की थी ये जर्नी? और मैंने शुरू की थी क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहती थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले 5 साल में जब जब मुझे मौका मिले, मैं उन उम्मीदों पे खरी उतरूँ और मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ छोटा मोटा जितना भी मुझसे हो। थैंक यू सो मच और बहुत सारी बधाइयां आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, आपने टॉप रैंक हासिल की और आगे की उम्मीदों को भी आप इस तरीके से देश के सामने रख रही हैं, तो देश को भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इशिता। इंडिया टीवी